नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। अब देखते हैं मुख्य समाचार। भगवान अयप्पा स्वामी और भगवान विष्णु के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले भैरी नरेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर गोशामैल विधायक राजा सिंह ने केसीआर सरकार पर निशाना साधा। शेयर किए गए वीडियो में राजा सिंह ने पुलिस से सवाल किया कि घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल किया है क्या पुलिस को वसूली के लिए समय नहीं मिल रहा। उन्होंने हिंदू देवताओं का अपमान करने वाले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। पूरे तेलंगाना में भगवान अयप्पा स्वामी के भक्तों के गंभीर विरोध के बाद पुलिस ने भैरी नरेश को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने भगवान अयप्पा स्वामी और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने भैरी नरेश को वरंगल से गिरफ्तार किया और उसे विकाराबाद एसपी ऑफिस शिफ्ट किया। इससे पहले नरेश ने 2 दिन पहले कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा में भगवान अयप्पा स्वामी और अन्य हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने तेलंगाना में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने सभी नेताओं खासकर प्रभारी को तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों के लिए लामबंद होने का निर्देश दिया। शमीरपेट में चल रही बैठक के दौरान शीर्ष नेताओं ने राज्य में समय से पहले चुनाव की उम्मीद करते हुए सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह किया कि वो अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच पहुंचकर समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में समय से पहले चुनाव होने की संभावना बनी तो बीजेपी लोगों के बीच रहेगी, इसलिए पार्टी ने सभी वर्ग के नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें तैयार करने का फैसला किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच को मजबूत करने के लिए फरवरी में दौरा करने की संभावना है। मोदी के 32,000 से ज्यादा बूथ दल समिति के नेताओं से मिलने और बातचीत करने की भी संभावना है, जिनकी नियुक्ति 7 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने कहा है कि वो पीएम मोदी को एक अनुरोध भेजेंगे और वो अपने कार्यक्रम के अनुसार राज्य का दौरा करेंगे। बूथ समिति महत्वपूर्ण है। हम 90 के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हैं और विस्तारक बैठक में मतदाताओं को बीजेपी में लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। तेलंगाना में कोविड-19 के 9 नए मामले सामने हैं, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,339 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 8 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 12 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,162 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 66 है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के नेल्लोर जिले के कुंदकुर में आयोजित एक रोड शो में 8 लोगों की मौत के लिए टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू का प्रचार उन्माद इस हादसे का कारण है। इसके लिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि ये एक दुखद घटना है, मुझे इसका बहुत दुख हो रहा है। इस दौरान टीडीपी ने यह भी घोषणा की है कि भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार को 24 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत खत्म हो गई है, जिसके बाद उमर खालिद को वापस जेल जाना पड़ा। उमर खालिद के पिता ने ट्वीट करके कहा है कि उमर खालिद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के बाद जेल में वापस चला गया। उसे बहन की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद 23 दिसंबर को तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे। कोर्ट ने उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। अदालत ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्नाटक दौरे पर बूथ स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कर्नाटक में अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीनी स्तर पर की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेने के लिए यह बैठक की। इस बैठक में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के साथ राज्य के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र, बीजेपी महासचिव और राज्य के प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि मौजूद रहे। बीजेपी पुराने मैसूर के इलाके में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की लगातार कोशिश कर रही। इस इलाके में जेडीएस और कांग्रेस का जनाधार काफी मजबूत है। इस इलाके में बीजेपी को 2019 में जीत हासिल हुई थी, जब एक जेडीएस नेता ने पाला बदल लिया था। इससे पहले अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा की मौजूदगी में मांडा जिले में एक मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया था।
केरल सरकार ने पथनमथिट्टा में एक नदी में आयोजित मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के मुताबिक सीएम पिनरई विजयन ने इस संबंध में मुख्य सचिव वीपी जॉय को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। सीएम के निर्देश पर पथनमथिट्टा की डीएम दिव्या एस अय्यर ने घटना के संबंध में एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी सौंपी है। आपको बता दें कि बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करने के लिए यहां एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इस दौरान बिनु सोमन नाम का एक शख्स जवईपुर के पास मणिमाला नदी में डूबता नजर आया था। वो ड्रिल में स्वयंसेवक के रूप में काम करता था। हालांकि बिनु सोमन को बाहर निकालकर अधिकारियों ने तिरुवल्ला के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।